वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आशु। 69 बीपीएससी पीटी के लिए सेट प्रैक्टिस कराया जा रहा है यूटेरिया पब्लिकेशन से, जिसमें आज हम लोग सेट नंबर 9 को लगाने वाले हैं। इससे पहले सेट नंबर 1 से 8 तक ऑलरेडी करा दिया गया है। जो लोग नहीं देखे हैं तो वो लोग प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और सेशन ख़त्म होने के बाद किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, बौद्ध धर्म की वर्ज्यान शाखा का उदय किस शताब्दी में हुआ था? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। बौद्ध धर्म की वर्ज्यान शाखा का उदय हुआ था 5वीं तथा 6वीं शताब्दी में। ऑप्शन नंबर ए। 5वीं 6वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म के अंदर तंत्र मंत्र का प्रभाव बढ़ने के कारण बौद्ध धर्म में वर्ज्यान नामक शाखा का उदय हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, शुद्धाद्वैतवाद मत के संस्थापक निम्न में से कौन थे? शुद्धाद्वैतवाद मत के संस्थापक थे वल्लभाचार्य। ऑप्शन नंबर बी। जबकि विशिष्टाद्वैतवाद के संस्थापक थे रामानुजाचार्य। द्वैतवाद के संस्थापक थे माधवाचार्य। अद्वैतवाद के संस्थापक थे शंकराचार्य। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति महात्मा गांधी द्वारा रोलेक एक्ट के विरोध में कब पूरे देश में हड़ताल का आयोजन किया गया था? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के द्वारा रोलेक एक्ट के विरोध में पूरे देश में हड़ताल का आयोजन किया गया था 6 अप्रैल 1919 को। ऑप्शन नंबर बी। 6 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में रोलेक एक्ट के विरोध में संपूर्ण देश में हड़ताल का आयोजन किया गया था। यह महात्मा गांधी द्वारा आयोजित पहला राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन था। अगला प्रश्न है, हमारे मस्तक भगत सिंह की देशभक्ति साहस भारतीय जनता के प्रति प्रेम तथा बलिदान के आगे झुक जाते हैं। भगत सिंह के संदर्भ में उपरोक्त कथन किसने कहा था? तो दोस्तों यह कथन कहा गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। हमारे मस्तक भगत सिंह की देशभक्ति साहस भारतीय जनता के प्रति प्रेम तथा बलिदान के आगे झुक जाते हैं। भगत सिंह के संदर्भ में यह कथन कहा गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस कांग्रेस के वार्षिक बैठक को 3 दिनों का तमाशा कहकर संबोधित किया था? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अश्विनी कुमार दत्ता ने। ऑप्शन नंबर ए। क्रांतिकारी अश्विनी कुमार दत्त ने कांग्रेस के वार्षिक सम्मेलन को 3 दिनों का तमाशा कहकर मजाक उड़ाया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस क्षेत्र में अस्थायी बंदोबस्त की प्रथा प्रचलित नहीं थी? अस्थायी बंदोबस्त की प्रथा प्रचलित नहीं थी पंजाब में। ऑप्शन नंबर बी। अस्थायी बंदोबस्त का जो कि लागू हुआ था बंगाल, बिहार, उड़ीसा, संयुक्त प्रांत, बनारस एवं उत्तरी कर्नाटक में। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस हड़प्पा स्थल से जुते हुए खेतों के निशान या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों वह हड़प्पा स्थल हो जाएगा कालीबंगा। ऑप्शन नंबर ए। कालीबंगा हड़प्पा स्थल से जुते हुए खेतों के निशान या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा घाघर नदी पर राजस्थान के निकट स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था? महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था प्रथम गोलमेज सम्मेलन तथा तृतीय गोलमेज सम्मेलन। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। महात्मा गांधी जी ने केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो कि 7 सितंबर से लेकर 1 दिसंबर 1931 तक हुआ था, इसमें भाग लिया था। इस सम्मेलन में गांधी जी ने एसएस राजपुताना नामक जलपोत से लंदन पहुंचे तथा वे लंदन के किंग्सले हॉल में ठहरे थे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। क्रिस मिशन के संदर्भ में कांग्रेस की क्या आपत्तियां थी? क्रिप्स मिशन के संदर्भ में कांग्रेस की आपत्तियां थी डोमिनियन स्टेट तथा गवर्नर जनरल की सर्वोच्चता बनाए रखने का प्रावधान। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से कौन मुगल साम्राज्य में नहीं आया था? मुगल साम्राज्य में नहीं आया था वह यात्री हो जाएगा आपका डोमिंगो पायस, जो कि कृष्णदेवराय के दरबार में आया था। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के एकमात्र सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा लिखी है वह कौन था?
तो दोस्तों वह था फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन नंबर बी। दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान फिरोज शाह तुगलक है जिसने फतवात ए फिरोज शाही के नाम से अपनी आत्मकथा लिखी है। अगला प्रश्न देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। एक तरफ है आपका लेखक और एक तरफ है ग्रंथ। चलिए सुमेलित करते हैं। ए का मिलान हो जाएगा आपका 4 से, अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य हैं। बी का मिलान हो जाएगा 2 से, कथा सरिसागर के लेखक हैं सोमदेव। सी का मिलान हो जाएगा 3 से, गीत गोविंद के लेखक हैं जयदेव। डी का मिलान हो जाएगा 1 से, कल्पसूत्र के लेखक हैं भद्रबाहु। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। सहायक संधि को स्वीकार करने वाले राज्यों का क्रम है। सहायक संधि को स्वीकार करने वाले राज्यों का क्रम है हैदराबाद, मैसूर तथा पेशवा। सहायक संधि को हैदराबाद ने अपनाया था 1798 में, मैसूर ने 1799 में तथा पेशवा ने 1802 में। अगला प्रश्न है। देवपाड़ा अभिलेख का संबंध निम्नलिखित में से किस शासक से है? देवपाड़ा अभिलेख का संबंध है विजय सेन से, ऑप्शन नंबर बी। देवपाड़ा अभिलेख का संबंध बंगाल के शासक विजय सेन से है। जूनागढ़ अभिलेख का संबंध रुद्रदामन से है। ऐहोल अभिलेख का संबंध पुलकेशिन द्वितीय से है। हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध कलिंग राजा खारवेल से है। ग्वालियर अभिलेख का संबंध पृथ्वीराज नरेश भोज से है। अगला प्रश्न देखते हैं। अशोक के किस शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है? अशोक के जिस शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है वह शिलालेख है छठा शिलालेख, ऑप्शन नंबर सी। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है शिलालेख, दूसरा है स्तंभ लेख, तीसरा है गुहा लेख। सर्वप्रथम अशोक के शिलालेख की खोज 1750 में टी पैंथलर ने की थी। अगला प्रश्न है। जलियांवाला बाग जांच से संबंधित हंटर कमेटी की रिपोर्ट को किस वर्ष प्रकाशित की गई थी? आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1920 ईस्वी में। अगला प्रश्न है। यूनानी शासक मिनांडर को पराजित निम्न में से किसने किया था? आंसर है ऑप्शन नंबर ए पुष्यमित शुंग ने। अगला प्रश्न है। 1906 में निम्नलिखित में से किस रियासत ने अपने पूरे राज्य में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा शुरू की थी? तो दोस्तों वह रियासत था बड़ौदा, ऑप्शन नंबर बी। 1906 में बड़ौदा की प्रगतिशील रियासत ने अपने पूरे राज्य में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा बच्चों के लिए शुरू की थी। राष्ट्रवादी नेताओं ने सरकार से पूरे ब्रिटिश भारत में ऐसी व्यवस्था करने का आग्रह किया था। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी व्यक्तिगत सत्याग्रह को। अक्टूबर 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की गई थी। विनोबा भावे इस आंदोलन के पहले सत्याग्रही थे, जबकि दूसरे सत्याग्रही थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और तीसरे थे ब्रह्म कुमार दत्त। अगला प्रश्न है। गांधार कला शैली एक साझी कला का उदाहरण है। गांधार कला शैली एक साझी कला का उदाहरण है भारतीय तथा यूनानी कला का, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। कांचीपुरम निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? आंसर है ऑप्शन नंबर बी पल्लवों की। पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम थी। पल्लवों का राज कांचीपुरम के आसपास से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था। अगला प्रश्न देखते हैं। वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। तो दोस्तों वैदिक काल के संदर्भ में आपका कथन सही हो जाएगा 2 तथा 3। सभी वर्गों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही यह करने का अधिकार प्राप्त था। जबकि पहला कथन गलत हो जाएगा। शूद्रों को अछूत माना जाता था, जो कि गलत दिया गया है। अगला प्रश्न है। दारा सिखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। तो दोस्तों दारा सिखों के संदर्भ में सही कथन हो जाएगा 1 तथा 2। उसने गीता का फारसी भाषा में अनुवाद कराया था। उसने वेदों को दीप ग्रंथ की संज्ञा दी थी। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। पानीपत के तीसरे युद्ध के समय पेशवा कौन था?
आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली एवं मराठों के बीच लड़ा गया, जिसमें मराठों की पराजय हुई। इस युद्ध का नेतृत्व पेशवा बालाजी बाजीराव का चचेरा भाई सदाशिव भाऊ एवं पेशवा पुत्र विश्वास राव के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, अरिविपुरम आंदोलन यानी कि एझावा आंदोलन निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केरल राज्य में। अरिविपुरम आंदोलन यानी कि एझावा आंदोलन 1888 ईस्वी में केरल में धार्मिक सुधार के लिए श्री नारायण गुरु के द्वारा आरंभ किया गया था। यह केरल की एझवा जाति के थे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। भारत सचिव का पद निम्नलिखित में से किसके माध्यम से बनाया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा। अगला प्रश्न है, मोडी लिपि का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता था? मोडी लिपि का प्रयोग किया जाता था मराठों के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, 1776 में बंगाल में हुए फकीर विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? 1776 ईस्वी में बंगाल में हुए फकीर विद्रोह का नेतृत्व किया था चिराग अली शाह तथा मजनू शाह ने। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना की गई थी? कांग्रेस के जिस अधिवेशन में अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना की गई थी वह अधिवेशन था 1923 का काकीनाडा अधिवेशन, ऑप्शन नंबर ए। कांग्रेस के 38वां अधिवेशन 1923 ईस्वी में मौलाना मोहम्मद अली जौहर की अध्यक्षता में काकीनाडा में हुआ था। इसी अधिवेशन में अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, 1857 की क्रांति के संबंध में द ग्रेट रिवलियन नामक पुस्तक किसने लिखा था? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अशोक मेहता ने। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक परिभाषित किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 110 में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है आपको बताना है। तो दोस्तों इसमें सत्य कथन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 तथा 2। इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। सभा की पहली बैठक में मुस्लिम लीग के सदस्य उपस्थित नहीं हुए थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही कथन की पहचान कीजिए। तो दोस्तों इसमें सभी कथन सही हो जाएगा, ए, बी तथा सी। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रस्तावना संविधान की व्याख्या की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जो कि सही है। प्रस्तावना में वर्णित उद्देश्य सरकार द्वारा क्रियान्वित नहीं किया जाने पर इन्हें न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, यह भी सही कथन है। प्रस्तावना सरकार की शासन संचालन की दिशा को इंगित करती है, यह भी कथन सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है राज्यों का भारतीय संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है राज्यों का क्या संघ। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत राज्यों का संघ है। संविधान के भाग 1 के अंतर्गत अनुच्छेद 1 से 4 तक में संघ और इसके क्षेत्रों की चर्चा की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस आधार पर राज्यों को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर युक्त प्रतिबंध लगाने का अधिकार प्राप्त है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि ये तीनों के तीनों हो जाएंगे। लोक व्यवस्था, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध तथा न्यायालय की अवमानना, यह तीनों आधार पर राज्य को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को युक्त प्रतिबंध लगाने का अधिकार प्राप्त है। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा मूल कर्तव्य है आपको बताना है। तो दोस्तों इसमें मूल कर्तव्य हो जाएगा 2 तथा 4। प्राकृतिक पर्यावरण का रक्षक और संवर्धन जो कि मूल कर्तव्य है, तथा महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध प्रचित कुप्रथाओं का प्रतित्याग। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है।
जो शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है वह है ऑप्शन नंबर सी, संसद का स्थगन। संसद की स्थगन की शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है। संसद की बैठकों का स्थगन निर्णय लोकसभा के संदर्भ में लोकसभा अध्यक्ष तथा राज्यसभा के संदर्भ में राज्यसभा के सभापति द्वारा किया जाता है। संसद के दोनों सदनों का आहन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। संसद के दो सत्रों के बीच 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, कैबिनेट सचिवालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है आपको बताना है। तो दोस्तों इसमें तीनों के तीनों कथन कैबिनेट सचिवालय के संदर्भ में सही दिए गए हैं। कैबिनेट सचिवालय का अध्यक्ष कैबिनेट सचिव होता है। कैबिनेट सचिवालय का उद्गम ब्रिटिश शासनकाल में हुआ। कैबिनेट की कुशलता भी कैबिनेट सचिवालय के कार्य पर निर्भर करती है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, ग्राम राज के माध्यम से राम राज के बारे में किसने कहा था। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी जी ने। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से विशेषाधिकार संसद के सदस्यों को शक्तिगत रूप से प्राप्त है। तो दोस्तों वह विशेषाधिकार हो जाएगा 1, 2 तथा 3। न्यायालयों में प्रमाण पुरुष तथा गवाहों के रूप में उपस्थित में छूट, गिरफ्तारी में स्वतंत्रता, संसद अथवा किसी समिति में कही गई किसी बात तथा मतदान के संबंध में किसी न्यायालय में कार्यवाही से छूट, यह तीनों विशेषाधिकार संसद के सदस्यों को शक्तिगत रूप से प्राप्त है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। राज्य के राज्यपाल से संबंधित यह तीनों कथन सही दिए गए हैं। वह भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। वह राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार पद पर रहता है। सामान्यतः इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य है आपको बताना है, यानी कि गलत कथन का चयन करना है। इसमें आपका गलत कथन हो जाएगा केवल 1, यानी कि कथन नंबर 1, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी 1949 को हुई थी, जो कि गलत कथन दिया गया है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में कथन 1 असत्य है, क्योंकि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी, जबकि इसका उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को किया गया था। बाकी दूसरा कथन सही दिया गया है। वर्तमान इमारत में सर्वोच्च न्यायालय वर्ष 1958 में स्थानांतरित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य लोक सेवा आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। राज्य लोक सेवा आयोग के संदर्भ में जो कथन सही नहीं है वह है ऑप्शन नंबर बी, इसके अध्यक्ष अथवा सदस्य को राज्यपाल कदाचार के आधार पर पद मुक्त कर सकता है, जो कि गलत कथन दिया गया है। बाकी दोनों कथन राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में सही दिए गए हैं। इसके अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। इसका प्रत्येक सदस्य 6 वर्ष तक का अथवा 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बना रहता है। राज्य लोक सेवा आयोग के संदर्भ में कथन बी सही नहीं है, क्योंकि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अथवा सदस्यों को राष्ट्रपति कदाचार के आधार पर पद मुक्त कर सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकेंद्रीकरण का विशेषता नहीं है। विकेंद्रीकरण का विशेषता नहीं है वह है ऑप्शन नंबर सी, स्थानीय समुदाय में आत्मविश्वास को नहीं जगाना। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो। अगला प्रश्न देखते हैं, संसाधन संरक्षण के लिए क्या आवश्यक है। संसाधन संरक्षण के लिए क्या आवश्यक है आपको बताना है। संसाधन संरक्षण के लिए आवश्यक हो जाएगा संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग, संसाधन एवं मानव के मध्य संतुलन स्थापित करना तथा संसाधनों का विकास करना। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त में से 1 से अधिक। अगला प्रश्न देखते हैं, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की पुष्टि किस कथन से की जा सकती है।
आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि ये तीनों कथन से महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की पुष्टि की जाती है। ब्राजील एवं दक्षिण अफ्रीका से प्राप्त जीवाश्म सागरीय तल के प्रसार का प्रमाण तथा नवीन मोरदार पर्वतों की उत्पत्ति। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर दिन रात का समय बराबर नहीं होने का कारण क्या है? पृथ्वी पर दिन रात का समय बराबर नहीं होने का कारण है पृथ्वी का अपने अक्ष का झुकाव। ऑप्शन नंबर सी। पृथ्वी पर दिन रात होने का मुख्य कारण पृथ्वी का घूर्णन है, परंतु दिन रात के समय का मान पृथ्वी के झुकाव के कारण अलग अलग होता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे समुद्री वर्षावन कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रवाल भित्ति को। अगला प्रश्न है, पूर्णा या पुराना किसकी सहायक नदी है? पूर्णा या पूर्णा सहायक नदी है ताप्ती नदी की। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा एवं मकर रेखा के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? कर्क रेखा एवं मकर रेखा के मध्य भाग को कहा जाता है उष्णकटिबंध। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? जो सही सुमेलित नहीं है वह है ऑप्शन नंबर डी, 20 मई जैव विविधता दिवस, जो कि गलत दिया गया है। जैव विविधता दिवस प्रत्येक वर्ष 22 मई को मनाया जाता है और इस बार का थीम है समझौते से कार्रवाई तक जैव विविधता का पुनर्निर्माण करना। अगला प्रश्न है, चक्रवात के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। दक्षिणी गोलार्ध में पवन की दिशा दक्षिणावर्त और उत्तरी गोलार्ध में वामावर्त होती है। अगला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है। भारत की राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है असंगठित क्षेत्र का। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली है। भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली है पंतनगर। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष में राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2008 ईस्वी में। राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम 21 अगस्त 2008 से प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किसके नेतृत्व में किया गया? नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किया गया था सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में। ऑप्शन नंबर बी। वर्ष 1938 में नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन सुभाष चंद्र बोस के निर्देश पर किया गया था। इस कमेटी की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में से किसमें गरीबी हटाओ विषय वस्तु पर आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम को सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 5वीं पंचवर्षीय योजना में। अगला प्रश्न है, यह विचार है कि भविष्य में भारतीय नियोजन में वस्तुओं से अधिक ध्यान व्यक्ति पर देना चाहिए, यह व्यक्त किया गया था। तो दोस्तों यह व्यक्त किया गया था अमर सेन के द्वारा, जो कि ऑप्शन में नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम आरंभ किया गया। मेक इन इंडिया कार्यक्रम आरंभ किया गया सितंबर 2014 में। अगला प्रश्न है, इंडिया विजन 2020 किसके द्वारा तैयार किया गया था? इंडिया विजन 2020 तैयार किया गया था एसपी गुप्ता समिति के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, नीली क्रांति संबंधित है। नीली क्रांति संबंधित है मत्स्य उत्पादन से। अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के जीएसडीपी का कितना होने का अनुमान है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2.98%। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के जीएसडीपी का 2.98 होने का अनुमान है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के आरक्षित विदेशी मुद्रा कोषों में भारी गिरावट 2022 के दौरान आई है। आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार दिसंबर 2022 के अंत में कुल विदेशी मुद्रा कोष कितनी राशि के थे? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 562 अरब डॉलर के। आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार दिसंबर 2022 के अंत में भारत की कुल विदेशी मुद्रा भंडार की राशि 562 अरब डॉलर की थी। अगला प्रश्न है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 2021-22 में
बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी कि जीएसडीपी की स्थिर कीमत पर वृद्धि दर कितनी रही? आंसर है ऑप्शन नंबर सी 11%। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 2021-22 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी कि जीएसडीपी की वृद्धि दर स्थिर कीमत पर 11% जबकि वर्तमान कीमत 15% रही है। अगला प्रश्न देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। चलिए सुमेलित करते हैं। ए का मिलान हो जाएगा 3 से, राइबोसोम की खोज पैलेट ने की थी। बी का मिलान हो जाएगा आपका 4 से, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज रिचर्ड अल्टमैन ने की थी। सी का मिलान हो जाएगा 1 से, केंद्रिका की खोज फेलिक्स फोंटाना ने की थी। तथा डी का मिलान हो जाएगा 2 से, कोशिकीय सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडेन एम स्वान ने किया था। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्न पर विचार कीजिए, उपयुक्त युग्मों में से कौन सा सही है आपको बताना है। तो दोस्तों इसमें केवल एक युग्म सही हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर ए खसरा रोग जो कि पैरामिक्सोवायरस से होता है। बाकी दोनों गलत दिए गए हैं। पित्त ज्वर ऑर्थोमिक्सोवायरस, हर्पिज रोग अर्बोवायरस जो कि गलत दिया गया है। पित्त ज्वर होता है अर्बोवायरस से और हर्पिस वायरस होता है हर्पिज रोग तोता संबंधी रोग से। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शैवाल का उपयोग भारतीय उपमहाद्वीप में भोजन के रूप में होता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी अम्बिलिकस से। अगला प्रश्न है, शहद फल के निर्माण में भाग लेता है। शहद फल के निर्माण में भाग लेता है अंडा से, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें आपका असत कथन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पौधों की चौड़ाई में वृद्धि एबिसिक अम्ल के द्वारा होती है जो कि गलत दिया गया है। पौधों की चौड़ाई में वृद्धि एथिलीन हार्मोन के द्वारा होती है जबकि एबिसिक अम्ल पौधों की वृद्धि को रोकता है। बाकी दोनों सही दिए गए हैं। रासायनिक प्रकाशन क्रिया में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। संकारेटा के जंतुओं में पूर्ण विकसित मस्तिष्क तथा तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। अगला प्रश्न है, पालमोनरी धमनी में कौन सा रक्त प्रभावित होता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए अशुद्ध रक्त। अगला प्रश्न देखते हैं, कोहनी एवं घुटने की संधि निम्न में से किस अस्थि संधि का उदाहरण है? कोहनी एवं घुटने की संधि उदाहरण है हिंद संधि का, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, अग्नाशय किस ग्रंथि का उदाहरण है? अग्नाशय उदाहरण है मिश्रित ग्रंथि का, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, ऐसे रोग जो लंबे समय तक बने रहते हैं वह कहलाते हैं? ऐसे रोग जो लंबे समय तक बने रहते हैं कहलाते हैं चिरकालिक, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, फोलयम उत्तक से खाद्य पदार्थों का संचरण पौधों के शरीर में किस दिशा में होता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी ऊपर और नीचे दोनों की ओर से। अगला प्रश्न देखते हैं, किस श्रेणी के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ हमेशा एक से अधिक होता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक। द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक का यांत्रिक लाभ हमेशा एक से अधिक होता है। अगला प्रश्न है, चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है? चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है चालक की लंबाई पर, चालक के प्रतिच्छेद के क्षेत्रफल पर तथा चालक के तापक्रम पर। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न देखते हैं, रात्रि के समय तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना पर आधारित है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्रकाश का अपवर्तन के कारण। अगला प्रश्न है, बोयस तथा चार्ल्स दोनों नियमों में समान रूप से स्थिर रहता है? बोयस तथा चार्ल्स दोनों नियमों में समान रूप से स्थिर रहता है गैस की निश्चित मात्रा का आयतन, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, यदि एक वस्तु का ताप सेंटीग्रेड स्केल में 40 डिग्री सेल्सियस नोट किया गया है तो उस वस्तु का फ़ारेनहाइट स्केल में कितना होगा? आंसर है ऑप्शन नंबर बी 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। और इसका निकालने का फॉर्मूला है C/F बराबर F - 32/9।
अगला प्रश्न देखते हैं, यदि परिपथ में 3 प्रतिरोधक क्रमशः 3 ओम, 4 ओम और 5 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? आंसर है ऑप्शन नंबर ए 12 ओम। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस भौतिक राशि की इकाई में समय का 2 बार उपयोग होता है? तो दोस्तों वह भौतिक राशि है त्वरण, ऑप्शन नंबर ए। त्वरण राशि की इकाई में समय का 2 बार उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का क्या अर्थ है? ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का अर्थ है ऊर्जा का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश। अगला प्रश्न है, ध्वनि के चाल का विभिन्न माध्यम से अवरोही क्रम क्या है? ध्वनि के चाल का विभिन्न माध्यम से अवरोही क्रम हो जाएगा, पहले हो जाएगा ठोस माध्यम, फिर द्रव, फिर गैस माध्यम में। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसी तत्व के धनात्मक या ऋणात्मक आवेशित होने के लिए उत्तरदायी है? किसी तत्व के धनात्मक या ऋणात्मक आवेशित होने के लिए उत्तरदायी है इलेक्ट्रॉन। अगला प्रश्न है, उदासीन गैसीय परमाणु के बाह्यतम कक्षा या कोण से एक इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए आयनन ऊर्जा का। उदासीन गैसीय परमाणु के बाह्यतम कक्षा या कोष से एक इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए आवश्यकता होती है आयनन ऊर्जा की। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा रसायन मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रूप से पाई जाती है? तो दोस्तों वह दवा का नाम है एलिथ्रिन, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस दाब पर संग्रहित किया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी उस दाब पर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर गैस उत्पन्न होती है मीथेन गैस, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ऐसे कौन सी धातु ऑक्साइड है जो अम्लों के साथ साथ क्षारों के साथ भी प्रतिक्रिया करती है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड अम्लीय व क्षारीय दोनों प्रकार का व्यवहार प्रकट करता है। अगला प्रश्न है, शीतल पेय में फीज यानी कि सनसनाहट उत्पन्न करने के लिए निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी कार्बोनिक अम्ल। अगला प्रश्न है, नीला थोता का रासायनिक सूत्र क्या है? नीला थोता का रासायनिक सूत्र है COSO4.5H2O, ऑप्शन नंबर ए। कॉपर सल्फेट को नीला थोता या नीला कशिश भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, ऑक्सीकरण से बचाने के लिए आलू के चिप्स को कौन सी गैस के साथ संग्रहित किया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोजन गैस के साथ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एल्युमिनियम का अयस्क नहीं है? एल्युमिनियम का अयस्क नहीं है, वह है फ्लोस्पार, ऑप्शन नंबर ए। फ्लोस्पार कैल्शियम का अयस्क है, जबकि अन्य दो डायस्पार तथा कोलोंडम एल्युमिनियम का अयस्क है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में उपयोग किया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी पॉलीएमाइड का। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में पॉलीएमाइड नामक बहुलक का प्रयोग होता है। यह एक सिंथेटिक फाइबर है। अगला प्रश्न है, लोटा विद्रोह का संबंध किस जिले से है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी मुजफ्फरपुर जिले से। लोटा विद्रोह जो कि 1856 में हुआ था। अगला प्रश्न है, गंगा नदी पार करने के क्रम में बाबू कुंवर सिंह को किसने घायल कर दिया था? गंगा नदी पार करने के क्रम में बाबू कुंवर सिंह को घायल कर दिया था सेनापति डगलस ने, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? पहला कथन दिया गया है, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन में बिहार से 15 सदस्यों ने भाग लिया था। दूसरा कथन है, कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन में बिहार से 31 सदस्यों ने भाग लिया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी केवल कथन 2 सही है। कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन में बिहार से 31 सदस्यों ने भाग लिया था, जबकि पहला कथन गलत हो जाएगा। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में बिहार से कोई भी प्रतिनिधि शामिल नहीं था। अगला प्रश्न है, 1916 ईस्वी के लखनऊ अधिवेशन में चंपारण
चंपारण समस्या के संबंध में किसने प्रस्ताव पेश किया था? 1916 ईस्वी के लखनऊ अधिवेशन में चंपारण समस्या के संबंध में प्रस्ताव पेश किया गया था ब्रजकिशोर प्रसाद के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। 1916 ईस्वी के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में चंपारण की समस्या की ओर से राजकुमार शुक्ल ने ध्यान आकृष्ट किया, परंतु इस संबंध में प्रस्ताव ब्रजकिशोर प्रसाद ने पेश किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, पटना सचिवालय गोलीकांड की घटना कब घटित हुई थी? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 11 अगस्त 1942 को। अगला प्रश्न है, कोसी महानंदा दोआब क्षेत्र किस फसल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जूट के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में स्थित वन्यजीव अभयारण्य के संबंध में कौन सही सुमेलित नहीं है? जो सही सुमेलित नहीं है वह है ऑप्शन नंबर सी, गौतम बुद्ध पश्चिम बिहार मुंगेर, जो कि गलत दिया गया है। गौतम बुद्ध पश्चिम बिहार गया जिले में स्थित है। बाकी दोनों सही दिए गए हैं। बड़ेला सलीम अली पक्षी अभयारण्य वैशाली में है। उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य पश्चिमी चंपारण में स्थित है। अगला प्रश्न है, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वनावरण एवं वृक्षावरण का कुल % योग कितना है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 10.32%। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वनावरण 7,381 वर्ग किलोमीटर है, जिसका % है 7.84%, जबकि वृक्षावरण है 2341 वर्ग किलोमीटर और इसका % है 2.48%। इसमें टोटल हो जाएगा 9722 वर्ग किलोमीटर और % में टोटल हो जाएगा 10.32%। अगला प्रश्न देखते हैं, पंचायती राज व्यवस्था के तहत बिहार में ग्राम कचहरी का प्रमुख कार्य क्या है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पंचायती स्तर पर न्यायिक कार्यों का करना। पंचायती राज व्यवस्था के तहत बिहार में ग्राम कचहरी का प्रमुख कार्य है पंचायती स्तर पर न्यायिक कार्यों को करना। अगला प्रश्न है, वर्तमान में बिहार में कुल नगर निगम की संख्या कितनी है? वर्तमान में बिहार में कुल नगर निगम की संख्या है 19, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बिहार के राज्यपाल भवन यानी कि राजभवन के वास्तुकार कौन थे? बिहार के राज्यपाल भवन यानी कि राजभवन के वास्तुकार थे जोसेफ पी मुनिंग्स, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, किसे भोजपुरी का शेक्सपियर की संज्ञा दी जाती है? भोजपुरी का शेक्सपियर की संज्ञा दी जाती है भिखारी ठाकुर को। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, ककवाड़ा अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट किस जिले में स्थापित है? ककवाड़ा अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट स्थापित है बांका जिले में, जबकि बाढ़ ताप विद्युत संयंत्र बाढ़ पटना में है। बरौनी ताप विद्युत बरौनी बेगूसराय में है। कांटी विद्युत उत्पादन निगम कांटी मुजफ्फरपुर में है। ककवाड़ा अल्ट्रा मेगा पावर बांका में है। नवीनगर ताप विद्युत संयंत्र औरंगाबाद में है। बक्सर ताप विद्युत चौसा बक्सर में स्थित है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की 10 की वृद्धि दर क्या है? वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की 10 की वृद्धि दर है 25.42%। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अब तक कितनी बार मुख्यमंत्री बने? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 8 बार। अगला प्रश्न है, आगे मैथ के प्रश्न कुछ दिए गए हैं जिसे आप लोग बना लीजिएगा। मैथ का PDF विद सॉल्यूशन टेलीग्राम पर सेंड कर दिया जाएगा, जिससे आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं 122 नंबर से, लंदन की ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा किसे वर्ड ऑफ द ईयर 2022 के रूप में चयनित किया गया है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। लंदन की ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर 2022 के रूप में चयनित किया गया है गोबलिन मोड को, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डेनिस फ्रांसिस जी को। डेनिस फ्रांसिस को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है। उनका संबंध त्रिनाद और टोबैगो देश से है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 में मनाए गए पृथ्वी दिवस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वर्ष 2023 में मनाए गए पृथ्वी दिवस के संबंध में जो कथन सही है वह है ऑप्शन नंबर सी, 1 तथा 2 दोनों कथन सही दिए गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में जारी बाघ जनगणना रिपोर्ट 2022 के संबंध में कौन सा कथन सही है?
और हाल ही में जारी बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के संबंध में जो कथन सही है वह है ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी। इसमें आपका 2 तथा 3 कथन सही हो जाएगा। 2018 की गणना के अनुसार 6.7% की वृद्धि दर्ज की गई। प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर भारत द्वारा इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की शुरुआत की गई, जबकि पहला कथन गलत दिया गया है। वर्तमान में भारत में बाघों की कुल संख्या 3197 हो गई है, जो कि गलत दिया गया है। 2023 में जारी बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार वर्तमान भारत में बाघों की कुल संख्या 3167 है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। जनवरी 2023 में 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नागपुर में। अगला प्रश्न देखते हैं, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 के संबंध में जो कथन सही नहीं है वह है ऑप्शन नंबर सी, केवल 3। इस विश्व कप का खिताब न्यूजीलैंड ने स्पेन को हराकर जीता, जो कि गलत कथन दिया गया है। इस विश्व कप का खिताब स्पेन ने कोलंबिया को हराकर जीता। बाकी दोनों कथन सही दिए गए हैं। इसका आयोजन भारत के 3 राज्यों महाराष्ट्र, गोवा तथा ओडिशा में किया गया। इसका शुभंकर ईवा रखा गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में विजडन क्रिकेटर अलमानाइक द्वारा किस भारतीय खिलाड़ी को वर्ष 2022 के लिए आईसीसी T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सूर्य कुमार यादव जी को। अगला प्रश्न है, बर्लिन जर्मनी में आयोजित विशेष ओलंपिक यात्रा में किस भारतीय अभिनेता को भारतीय दल का एम्बेसडर चुना गया? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आयुष्मान खुराना जी को। अगला प्रश्न है, मई 2023 में 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन कहाँ किया गया? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्विट्जरलैंड में। अगला प्रश्न है, 25 अप्रैल 2023 से देश की पहली जल आधारित मेट्रो सेवा का परिचालन कहाँ शुरू किया गया? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केरल में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश ने ऑफेक 13 नामक खुफिया उपग्रह अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया? तो दोस्तों वह देश है इजराइल। अगला प्रश्न है, 1 जनवरी 2023 को भारत ने 1 वर्ष के लिए निम्नलिखित में से किस संगठन की अध्यक्षता ग्रहण की है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वासेनाड अरेंजमेंट की। अगला प्रश्न देखते हैं, नेत्रहीनों के लिए आयोजित तीसरा T20 विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों इसमें तीनों के तीनों कथन सही दिए गए हैं। नेत्रहीनों के लिए आयोजित तीसरा T20 विश्व कप के बारे में भारतीय क्रिकेट टीम ने बांग्लादेश को हराकर यह टूर्नामेंट जीता। भारत ने इस टूर्नामेंट की मेजबानी की तथा नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर युवराज सिंह थे। अगला प्रश्न है, हाल ही में पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन बनी है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आयशा मलिक। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो दोस्तों जो कथन गलत है वह है ऑप्शन नंबर बी, इसमें प्रथम स्थान स्वीडन को प्राप्त हुआ है, जो कि गलत कथन दिया गया है। जर्मन वाच के द्वारा जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 जारी किया गया। इसमें प्रथम 3 स्थान रिक्त हैं तथा डेनमार्क को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। इसमें भारत 8वें स्थान पर है तथा ईरान को 63वां स्थान यानी कि अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा निम्नलिखित में से किसे फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शशिकला पांडे तथा गंगा जोशी जी को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा वित्तीय साक्षरता के लिए निवेशक दीदी पहल की शुरुआत की गई है? तो दोस्तों वह संस्था का नाम है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। अगला प्रश्न देखते हैं, फरवरी 2023 में भारत ने किस देश के साथ दशलिक 2023 युद्ध अभ्यास का आयोजन किया? तो दोस्तों वह देश है उज्बेकिस्तान। दस्तलिक का आयोजन जो कि भारत और उज्बेकिस्तान के बीच आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है, 21 से 23 जून 2023 तक श्रम 20 यानी कि L20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पटना में। अगला प्रश्न है, बिहार में जाति आधारित गणना की शुरुआत किस तिथि को की गई? प्रश्न इंपॉर्टेंट है।
बिहार में जाति आधारित गणना की शुरुआत की गई 7 जनवरी 2023 को। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय के द्वारा प्रज्वला चैलेंज योजना की शुरुआत की गई है? प्रज्वला चैलेंज योजना की शुरुआत की गई है ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य सरकार ने भूकंप की रोकथाम के लिए राज्य के प्रत्येक जिले में भूकंप क्लिनिक खोलने का निर्णय लिया है? तो दोस्तों वह राज्य है अपना प्यारा बिहार राज्य। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्वदेश दर्शन 2.0 के तहत बिहार के किस स्थान को विकास के लिए चुना गया? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गया तथा नालंदा को। हाल ही में स्वदेश दर्शन 2.0 के तहत बिहार के गया तथा नालंदा स्थान को विकास के लिए चुना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री हरित कृषि षडयंत्र योजना के तहत हायरिंग मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अपना प्यारा बिहार राज्य। हाल ही में बिहार राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री हरित कृषि षडयंत्र योजना के तहत हायरिंग मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार 2022-23 में गरुड़ों की संख्या के मामले में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पहला स्थान। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में स्वयं की जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा में। अगला प्रश्न देखते हैं, नवंबर 2022 में मनरेगा में सुधार के लिए एक पैनल गठित किया गया जिसके प्रमुख कौन हैं? तो दोस्तों जिसके प्रमुख हैं अमरजीत सिन्हा, ऑप्शन नंबर ए। अगला और अंतिम प्रश्न है, केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री ने कहा पहला भारतीय जैविक डेटा केंद्र का उद्घाटन किया? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फरीदाबाद में। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने नवंबर 2022 में पहला भारतीय जैविक डेटा केंद्र का उद्घाटन हरियाणा के फरीदाबाद में किया गया है। थैंक यू।